आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के माध्यमिक परीक्षा 2022 से इसका जो मॉडल सेट प्रश्न पत्र है सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र उसको हम लोग देखेंगे। तो सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र देखने से पहले कुछ निर्देश है उसको समझ लीजिए कि यहाँ प्रश्नों की कुल संख्या 19 होगी। प्रश्न संख्या 1 से 7 तक जो है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 8 से 14 तक भी कुल 7 प्रश्न हैं, जिसमें आपको 5 प्रश्न देने हैं, ये लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। और 15 से 19 तक में कुल 5 प्रश्न होंगे दीर्घोत्तरीय टाइप के, और इसमें से भी आपको कुल 3 प्रश्नों के उत्तर को देने हैं। तो यहाँ लघुत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। अति लघुत्तरीय बेना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो आइए इसके उत्तर को फटाफट देखते हैं। और यदि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर लीजिए। तो यहाँ पे इसका उत्तर दिया हुआ है, वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई? तो भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, खरीफ फसल किसे कहते हैं? जिस फसल को वर्षा ऋतु के प्रारंभ यानी जून जुलाई के साथ बोई जाती है तथा शीत ऋतु के प्रारंभ यानी अक्टूबर नवंबर में फसल की कटाई की जाती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं, जैसे चावल, कपास, अरहर, ज्वार, बाजरा इत्यादि। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखिए। लोकतंत्र की 2 चुनौतियां हैं, महिलाओं एवं अल्पसंख्यक समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करना, स्थानीय सरकारों को अधिक संपन्न बनाना। क्वेश्चन नंबर 5 है, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत वर्तमान में 52 विषय शामिल किए गए हैं, जैसे शिक्षा, विवाह, जनसंख्या नियंत्रण, वन, समाचार पत्र, श्रम कल्याण, कारखाने इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? मुद्रा का प्रमुख कार्य वस्तु की खरीद बिक्री अर्थात विनिमय का माध्यम होना है। वस्तु के क्रेता द्वारा मुद्रा का भुगतान किया जाता है, जबकि वस्तु के विक्रेता द्वारा मुद्रा प्राप्त की जाती है, इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। आप देखेंगे कभी भी कोई लेन देन होता है तो उसके लेन देन में मुद्रा ही मध्यस्थता का कार्य करती है। अगर वस्तु खरीदना है तो हमें पैसे देने पड़ते हैं और वस्तु बेचना है तो हमें पैसे प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? जब किसी देश में दूसरे विदेश देश की पूंजी के माध्यम से कोई कार्य होता है, जैसे कल कारखानों का निर्माण, सड़क या रेल परिवहन का निर्माण या बांध बनाना इत्यादि कार्य, तो इसे विदेशी निवेश कहते हैं, क्योंकि इसमें पूंजी लगी होती है। अब हम लोग कुल अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लिए, अब लघुत्तरीय प्रश्नों की बारी है। अब लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, क्वेश्चन नंबर 8, असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। तो असहयोग आंदोलन को प्रभावी करने के लिए बहुत सारे तरीकों को अपनाया गया था, जिसमें जो पहला तरीका था पुरस्कारों को लौटाना। असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी एवं उनके सहयोगियों द्वारा चलाया गया। इस आंदोलन में भारतीयों ने विभिन्न तरीकों से ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग किया। तो पहला था पुरस्कारों को लौटाना। महात्मा गांधी ने केसर हिंद, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर, जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर जैसे उपनामों को लौटा दिया था। ठीक है। दूसरा पॉइंट है सरकारी सेवाओं का बहिष्कार। शिक्षक और बच्चे स्कूल जाना छोड़ दिए, वकील वकालत करना छोड़ दिए, डॉक्टर अस्पताल जाना छोड़ दिए। तीसरा पॉइंट है विदेशी वस्तुओं की होली जलाना। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। चौथा है दुकानों के पिकेटिंग। अब शराब दुकानों की पिकेटिंग की गई। पांचवा है लगान न देना। किसान लगान देना छोड़ दिए। अगला प्रश्न है 9, पहले विश्व युद्ध के समय भारत की औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? इसके बहुत सारे कारण हैं, इसको देखते हैं हम लोग। तो पहले विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, इसके निम्नलिखित कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन इस प्रकार से उलझा कि वह भारत में वस्तुओं का निर्यात नहीं कर सका, जिस कारण भारत में उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हुआ। दूसरा पॉइंट है इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की वस्तुओं को बनाने के बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गए, जिससे भारतीय उद्योगों को रातों रात विशाल देशी बाजार मिल गया। अगला है एक विशाल देशी बाजार मिलने के साथ साथ भारतीय उद्योगों को सरकार द्वारा भी अनेक चीज़ें जैसे फौज के लिए वर्दियाँ, बूट, टैंक, घोड़ों के लिए अनेक प्रकार का सामान बनाने आदि के लिए ऑर्डर मिल गए। उपरोक्त कारकों से भारतीय उद्योगों में नई जान आ गई, जिससे औद्योगिक उत्पादन और बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है? समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय।
नवीकरणीय ये वे संसाधन हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन इत्यादि। अनवीकरणीय ये वे संसाधन हैं जिसका विकास लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, अर्थात बनने में इन्हें लाखों वर्ष लग जाते हैं और ये संसाधन लगभग एक बार उपयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर 11 है, दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती हैं? विभिन्न प्रकार के दबाव समूह अपने तरीके से लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करते हैं। इसमें पहला है, प्रायः सरकार अमीर एवं शक्तिशाली लोगों के अनुचित दबाव में आ सकती है। ऐसे में दबाव समूह इस अनुचित दबाव को कम करने में मदद करते हैं। अगला है, विभिन्न प्रकार के दबाव समूह के विरोध और प्रतिरोध से सरकार को यह पता चलता है कि आम जनता क्या चाहती है। तीसरा पॉइंट है, यदि किसी एक समूह द्वारा सरकार पर अपने पक्ष में नीतियां बनाने के लिए दबाव डाला जाता है तो दूसरे समूह द्वारा पहले के पक्ष में नीतियां नहीं बनाने के लिए सरकार पर दबाव डाला जाता है। इस प्रकार सरकार को विभिन्न प्रकार की जनता की इच्छाओं को सुनने और समझने का मौका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्रीलंका के समाज के जातीय बनावट की व्याख्या करें। श्रीलंका भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास अर्थात हरियाणा के बराबर है। बेल्जियम की भांति यहाँ भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। देश की आबादी का लगभग 74% भाग सिंगलियों का है, जबकि 18% तमिल तथा बाकी अन्य छोटे छोटे जातीय समूह जैसे ईसाई, मुसलमान। आइए इसको देखते हैं हम लोग। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसके वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया। ये है, वे बाकी के हिस्सों में सिंगली लोग बहुसंख्यक रूप में हैं। यदि श्रीलंका के लोग चाहें तो वे भी बेल्जियम की भांति अपने जातीय मसले का कोई उचित हल निकाल सकते थे, परंतु वहाँ बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिंगलियों ने अपने बहुसंख्यकवाद को दूसरे पर थोपने का प्रयत्न किया, जिससे श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो गया और वो आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। ऋण लेने वाले व्यक्ति के साथ बैंक ऋण के कई शर्त रखता है जो निम्न है। पहला है, समर्थक ऋणाधार। कर्जदाता ऋण लेने वाले व्यक्ति से भूमि, इमारत, गाड़ी, बैंक में जमा पूंजी इत्यादि के कागजात जमा करने के लिए कहता है। इसे ही समर्थक ऋणाधार कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, आवश्यक कागजात। आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे कागजात भी कर्जदार से बैंक मांग करता है। ब्याज दर, बैंक द्वारा हर ऋण समझौते पर ब्याज दर फिक्स कर दी जाती है। कर्ज लेने वाला व्यक्ति उसी ब्याज दर पर ऋण चुकाने को विवश हो जाता है। चौथा पॉइंट है, भुगतान के तरीके। बैंक कर्जदार को कर्ज देने से पहले भुगतान के तरीके से भी संबंधित शर्त रखता है, जैसे मासिक भुगतान करना इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखे। विश्व व्यापार संगठन को सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WTO की स्थापना की गई थी। इसके स्थापना के पीछे कई उद्देश्य हैं। यहाँ प्रमुख 3 उद्देश्यों को लिखा जा रहा है, देख लीजिए। यहाँ पे जो पहला उद्देश्य है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। विश्व व्यापार संगठन के आने से एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना आसान हुआ है, जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान अब बिना बाधा के हो रहा है। दूसरा पॉइंट है, जीवन स्तर में वृद्धि। विश्व व्यापार संगठन के जरिए उत्पादित वस्तुओं के क्रय विक्रय से उत्पादक का सही मूल्य एवं भोक्ता को सही सामान मिलता है, जिससे जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिलता है। तीसरा पॉइंट है, पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा। भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए WTO ने पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा पर भी ध्यान दिया है। हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर आ गए हैं। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें 15वां प्रश्न है, 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा? उत्तर है, 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। इसके निम्न कारण थे। इसमें पहला कारण है, 18वीं सदी के यूरोप में यह विश्वास था कि बनाया था कि किताबों के द्वारा प्रगति और ज्ञानोदय होगा। बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं। दूसरा पॉइंट है, लोगों को ऐसा मानना है कि मुद्रण निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता में समाज को मुक्ति दिलाए
दिलाकर ऐसा दौर लाएगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। तीसरा पॉइंट है 18वीं सदी में फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्तिये मर्सिये ने घोषणा की कि छापाखाना प्रगति का सबसे बड़ा ताकतवर हथियार है और इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। चौथा पॉइंट है ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापेखाने की भूमिका के बारे में बताते हुए सेबेस्तिये मर्सिये ने कहा कि निरंकुशवादी शासन सावधान हो जाए क्योंकि अब उनके डरने का वक्त आ गया है। लेखकों की कलम के जोर के आगे तुम हिल जाओगे। क्वेश्चन नंबर 16 है लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। ठीक है, तो इसके उत्तर को देखते हैं। दुनिया में हर जगह धर्म, जाति, भाषा और आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव है, परंतु यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है कि हर प्रकार की विविधताओं एवं भिन्नताओं में आपसी सामंजस्य पैदा किया जाता है। इसे निम्न रूप में देखा जा सकता है। पहला जो है वो है लोकतंत्र की यही विशेषता है कि विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों को भी अपनी अपनी भाषा विकसित करने का मौका दिया जाता है। हर भाषा के लोग अपने निजी स्कूल खोल सकते हैं। लोकतंत्र में यही असंभव है कि यहाँ हर आर्थिक वर्ग के लोगों को बराबर का वोट का अधिकार है। वोट में अमीरी गरीबी का कोई अंतर नहीं देखा जाता है। तीसरा पॉइंट है यह लोकतंत्र में ही संभव है कि पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी बराबर का वोट देने का अधिकार है। चौथा पॉइंट है लोकतंत्र ही है जिसमें महिलाओं को अपने व्यवसाय चुनने का भी पूर्ण अधिकार दिया जाता है। पांचवा पॉइंट है लोकतंत्र ही यह संभव बनाता है कि किसी भी जाति या धर्म के लोग बसों, रेलगाड़ियों, हवाई जहाज़ों में एक साथ सफ़र कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है यह लोकतंत्र ही है कि होटलों या किसी भी स्थान पर रुकने में जाति या धर्म का कोई पाबंदी नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसे निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। पहला पॉइंट है मुद्रा वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करता है। मुद्रा के प्रयोग से वस्तु विनिमय प्रणाली की हर कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के दोहरे सहयोग की आवश्यक शर्त को मुद्रा ने खत्म कर दिया है। दूसरा पॉइंट है मुद्रा पूंजी को गतिशीलता प्रदान करता है। यह धन को उन व्यक्तियों के हाथों में सौंपती है जो व्यक्ति उसे सर्वोत्तम उपयोग में ला सकता है। तीसरा पॉइंट है मुद्रा आर्थिक क्रिया को आधार प्रदान करता है। उत्पादक अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचकर उसे मुद्रा में बदल देता है और मुद्रा देकर दूसरी आवश्यक वस्तुएं खरीद लेता है। इस तरह मुद्रा आर्थिक क्रिया का आधार माना जाता है। चौथा पॉइंट है मुद्रा समाज की आर्थिक उन्नति का सूचक है। मुद्रा समाज की आर्थिक स्थिति का सूचक है। मुद्रा समाज की आर्थिक उन्नति का सूचक मानी जाती है। जिस देश की विदेशी मुद्रा में अधिक होती है वह देश समृद्ध मानी जाती है। यह मुद्रा के प्रयोग से ही संभव हो पाता है। पांचवा पॉइंट है मुद्रा श्रम विभाजन प्रणाली में प्रोत्साहन करती है। मुद्रा के प्रयोग से श्रम विभाजन सरल हो गया है। मुद्रा के प्रयोग के कारण ही कोई भी व्यक्ति कहीं पर किसी भी प्रकार का भी कार्य करने के लिए तैयार रहता है क्योंकि उसे कार्य के बदले मुद्रा मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है जल दुर्लभता क्या है, जल संरक्षण को कैसे किया जा सकता है। किसी क्षेत्र में जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल स्रोत का न होना जल दुर्लभता कहलाता है। स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर से कम जल उपलब्ध होता है। जल संरक्षण को निम्न तरीके से किया जा सकता है। वर्षा के जल को छत के नीचे कुंड में जमा कर उपयोग करना। वर्षा जल को खराब पड़े चापानल और कुएं में पुनर्भरण कर। वर्षा जल को तालाब, डैम, बांध में जमा कर पेयजल या सिंचाई के रूप में उपयोग कर। अगला है पॉइंट वर्षा जल को छोटे छोटे गड्ढों, ट्रेंच में जमा कर भूमिगत जल बढ़ाकर भूमिगत जल या सतही जल का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना। छठा पॉइंट है पानी की व्यर्थ बर्बादी जैसे खराब नल को ठीक कर, खुले नल को बंद कर आदि। छठा है औद्योगिक और कृषि कार्यों से होने वाले जल प्रदूषण को रोककर उपयुक्त तरीकों से हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19
मानचित्र में प्रदर्शित खनिज उत्पादक केंद्र एवं पत्तन के नाम का मिलान करें। हजारीबाग, अजमेर, लौह अयस्क क्षेत्र, विशाखापत्तनम और मंगलुरु। तो एक भारत का मैप बना हुआ, मैं इसको दिखाता हूँ अभी आपको। यहाँ आपको दिख रहा होगा एक भारत का मैप है और यहाँ नंबरिंग दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ करना क्या है हम लोग को, इसी में हम लोग को भरना है। जैसे पहला पॉइंट क्या था, हजारीबाग, तो हजारी को पहले नंबर पे है, लेकिन यहाँ पहले नंबर पे क्या होगा, पहले नंबर पे यहाँ होगा, यहाँ देखिए पहला नंबर दिया है, तो ये क्या है, ये अजमेर है, ठीक है। तो पहले नंबर पे आप अजमेर लिख देंगे, पहला नंबर अजमेर हो जाएगा। दूसरा नंबर पे आपका हो जाएगा हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग। आप इसको ऐसे कॉपी में लिख के और यहाँ ऐसे दर्शा सकते हैं। तीसरा नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है, ये तीसरा नंबर क्या है, लौह अयस्क क्षेत्र है, लौह अयस्क क्षेत्र, ठीक है। तीसरा नंबर जो है वो लौह अयस्क क्षेत्र है। और चौथा नंबर यहाँ देखिए दिया हुआ है, ये क्या है, विशाखापत्तनम है, ये विशाखापत्तनम, ठीक है। तो ये विशाखापत्तनम आप लिख दीजिएगा। और ये पांचवा पॉइंट, ये जो लास्ट है, ये क्या है, ये मंगलुरु है, मंगलुरु एक पत्तन है, मंगलुरु और विशाखापत्तनम ये दोनों पत्तन हैं। अजमेर आप जानते ही हैं, और हजारीबाग और लौह अयस्क क्षेत्र यहाँ है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल 19 प्रश्नों के उत्तर को देखा। सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोगों ने देख लिया। अब यदि आप इससे और अधिक प्रश्न चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो चैनल के द्वारा ऑब्जेक्टिव PVI क्वेश्चन डाले जा रहे हैं आप उनको भी देख सकते हैं।